ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके मुद्दे आपकी राय। आज हम बात कर रहे हैं नशे के कारोबार की, जो कि हरियाणा में फैलता जा रहा है। पंजाब के बाद अब सेकंड टारगेट शायद हरियाणा है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि पंजाब के बाद अब हरियाणा के कई इलाके ड्रग्स यानी नशे की चपेट में हैं, जिसमें करनाल और यमुनानगर प्रमुख हैं। खबरों की माने तो यहाँ 12 साल की उम्र तक के बच्चे भी नशा करते पाए गए हैं। इसी संगीन मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू, वेलकम सर, और पूर्व एडीजीपी रेशम सिंह जी, वेलकम सर। अगर मुद्दे से जुड़े आपके कोई सवाल हैं या फिर कोई राय देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे दोनों मेहमानों के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि करनाल में आखिर नशा किस तरह बिक रहा है। हैव अ लुक। ये करनाल की वो जगह है जहां नशेबाज खुलेआम नशा करने आते हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। लेकिन इसी में से एक युवक है जो नशे के इस खौफनाक जगह को हमारे रिपोर्टर को दिखाता है और कहता है कि नशे के इस पूरे कारोबार में पुलिस की मिली भगत होती है, इसलिए पुलिस यहाँ कभी छापा नहीं मारती, जबकि पुलिस की वैन बाहर ही खड़ी होती है। सर करनाल पुलिस इसलिए नहीं पकड़ती, उनके पास मंथलियां पहुंचती है सर, जिसमें ये नहीं है कि भी छोटे मोटे चाहे एसपी हो चाहे डीएसपी हो, इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता सर करनाल के अंदर। एरिया नोटोरियस एरिया है और यहाँ पे कई शिकायतें आई हैं कि यहाँ से ड्रग एडिक्ट्स भी काफ़ी हैं और इसमें दिखती भी है यहाँ पे। और इसमें अगर किसी पुलिस वाले की कोई भी जरा से भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो इमीडिएट उसके खिलाफ एफआईआर हो। दरअसल युवकों में नशे की लत कोई नई बात नहीं है, लेकिन पुलिस की इस अनदेखी पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो गए हैं। ऐसे में सवाल है कि नशेबाजों पर नकेल कौन कसेगा। करनाल से कमल मीडा, खबरें अभी तक। तो करनाल से आई इस रिपोर्ट को दोबारा आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि देखिए किस तरह से हरियाणा भी अब इसकी चपेट में आ रहा है। ये एक हिस्सा था, करनाल के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व एडीजीपी रेशम सिंह जी। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही मैं करना चाहूँगी कि पुलिस की नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है, पुलिस क्यों चुप बैठी है? ये जहाँ तक नशे का सवाल है ना, इसमें कई एजेंसी इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी आप कैप्सूल दिखा रहे थे जी, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर हर डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। उसकी ड्यूटी ये बनती है कि जितनी भी केमिस्ट की दुकानें हैं, जो दूसरा जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं है उसको कौन बेच रहा है जी, और उसका रिकॉर्ड क्या है, वो कहाँ से आ रही हैं, और पुलिस उसके साथ जाती है। और अगर वो पुलिस अपने आप जाए तो पुलिस इज़ नॉट एन एक्सपर्ट एजेंसी, उसमें है नहीं कि भाई ये कैप्सूल जो है प्रेस्क्राइब्ड है या नहीं है। तो उसमें दोनों को मिल के करना चाहिए जी। वो ये नहीं है कि पुलिस को मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ। अगर ये हो रहा है तो दे शुड गेट इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। जैसे आप दिखा रहे हैं तो आपका रिपोर्टर ही बता देगा कि कहाँ कहाँ हो रहा है। इमीडिएटली करनाल पुलिस को इसके ऊपर रेड करना चाहिए। और जो भी उसमें बेचने वाला है, क्योंकि उसमें खाने वाला जो नशा कर रहा है वो तो विक्टिम है, वो तो फंस गया एक बार। लेकिन वो जो है अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है उसको नशा लेने का तो वो उसको भी ऑफेंस बनता है। लेकिन उसमें जो है बेचने वाले हैं वो कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन कहाँ है, वो सारी पूरी डिटेल करनाल पुलिस को ये तो विक्टिम सर खुद बता रहा है कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, फिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही? हाँ, वही हम कह रहे हैं कि जैसे ये आप विक्टिम खुद बता रहा है कि भाई ये पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस वाला ये, तो उसमें सीनियर अफसर जो वहाँ करनाल पुलिस के हैं उसको देखना चाहिए और इमीडिएटली इस पर रेड करना चाहिए। और जहाँ से ये आ रही हैं, जो बेच रहा है वो, और जहाँ से पीछे से जो इसका रूट पूरा पकड़ना चाहिए, तब जाके ये कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज चलिए नशे के जो कारोबारी करनाल में बैठे हैं, करनाल से ही एक कॉल हमारे साथ आ गए शुभम का। शुभम जी, वेलकम टू आवर शो। हम ये बताना चाहते हैं कि करनाल के बस स्टैंड के पास भी नशे स्मैक अफीम बेची जाती है जी। देखिए ये बहुत खुला हम करनाल पुलिस को बताना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि कॉलर्स हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि अड्डे कहाँ पर हैं, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। सर आपसे बात करें अगर रेशम सिंह जी कि जब विक्टिम खुद बता रहा है या इस तरह के कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, दैट मीन्स कि बहुत लोग जानते हैं इस बारे में कि कहाँ क्या हो रहा है, तो फिर क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई हो रही? नहीं, वो तो सही है, जैसे वो बता रहा है उसी को ही इन्फॉर्मेशन मान के पुलिस को उस पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए। उसमें कर लेनी चाहिए सर, हाँ, हो क्यों नहीं रही? दे शुड डू इट। यू थिंक दे शुड डू इट? हाँ, दे शुड डू इट। ठीक है। ब्रह्मदीप संधू जी हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। सर ये बताइए सबसे पहला सवाल कि आपने देखा कि नशे की बिक्री जो खुलेआम हो रही है, किस तरह की मानसिकता होती है उन लोगों की जो नशा बेचते हैं? जी, मैं मानसिकता दोनों की बताना चाहूँगा, बेचने वालों की और ख़रीदने वालों की। जी, जैसे सर ने बोला कि जो ख़रीदने वाले हैं दे आर विक्टिम्स। ऐसा भी कई बार पाया जाता है कि जो खरीदने वाले लोग हैं वो ही धीरे धीरे करके उन्हें लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं और वो लोग बेचना भी शुरू कर देते हैं। तो कई बार मानसिकता ओवरलैप कर जाती। बेचने वाले लोग जनरली कमर्शियल हैं, उनका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लॉ क्या कहता है, जो वो बेच रहे हैं क्या उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट है कि नहीं है।
इट इज़ जस्ट ए सोर्स ऑफ क्विक इनकम। वो यही सोच के ऐसा कर रहे होते हैं। वो लोग ज़िंदगी में शॉर्टकट टू सक्सेस अपना रहे होते हैं और उसके लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे होते हैं। उनकी अगर हम लोग कभी कभी इस तरह के लोग जेल में पहुंच जाते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि क्यों ऐसा करते थे, तो उन लोगों की मानसिकता इस प्रकार की होती है, कहते जी हमने बहुत लॉटरी खरीदी, लॉटरी तो लगी नहीं, तो ये वाला तरीका हमने अपनाया। इस तरीके से सोचा शायद मैं एक दिन बहुत सक्सेसफुल धनवान इंसान बन जाऊंगा। और कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि विक्टिम्स भी खुद इस तरह की मार्केटिंग करने लगते हैं और वो भी खुद भी शिकार होते हैं और आगे भी बेच रहे होते हैं। पर ब्रह्मदीप जी, ये देखा गया है डॉक्टर साहब कि पहले इस तरह के जो काम होते थे वो बाहर से आए लोग करते थे, लेकिन अब लोकल लोग ही शुरू हो गए इन सब चीज़ों में। तो क्या आपको भी लगता है कि प्रशासन की कमी है? मैं जी मैंने ये सवाल रेशम सिंह जी आपसे नहीं, इसीलिए ब्रह्मदीप सर से पूछा, क्योंकि एज अ कॉमन मैन मैं उनका जवाब जानना चाहती हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि प्रशासन कहीं गड़बड़ कर रहा है? जी, मैं समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहूँगा। मैं कहूँगा नशा जो है वो केवल एक प्रशासनिक बीमारी नहीं है। ये नशा ना केवल प्रशासनिक बल्कि एक सामाजिक बीमारी भी है और समाज की रूट्स में घर कर गया है। और जो नशे का शिकार है वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से और शारीरिक रूप से भी उसका डिपेंडेंट हो जाता है, उसका आदी हो जाता है। तो एक सामाजिक रूप ज़्यादा है इसका, और क्योंकि एक सामाजिक बीमारी है तो इसके लिए समाज को ही अपना समाधान ढूंढना पड़ेगा और मीडिया समाज का अभिन्न अंग है। जी चलिए, भिवानी से बिल्लू हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार जी, पूछिए आपका क्या सवाल है। बिल्लू जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही क्लियर। जी बिल्लू जी, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे बिल्लू जी, आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं पहुंच रही। खैर, रेशम सिंह जी आपके पास आएंगे कि ये तो वही बात हो गई कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, जब पुलिस प्रशासन में ही इस तरह के लोग बैठे हैं जो हिस्सा तक ले लेते हैं अपना। विक्टिम ने यह भी बताया कि भाई मैं पकड़ा गया, उसके बाद मुझे 2000 रुपये और मेरी बाइक भी रख ली, उसके बाद मेरा आधा सामान भी ले लिया, जो उनके पास ड्रग्स थी वो भी पुलिस ने रख लिया, उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, उसमें मतलब सबको क्लीन चिट नहीं दे सकते और सभी को क्रिमिनल भी नहीं बना सकते, सभी को रपटा सभी पैसे लेते होते, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक और है, नशे के साथ साथ जुड़ा हुआ पहलू जो है, ये जो नशा करने वाले हैं ये और भी क्राइम करते हैं। उसको नशा लेना सर है, बिकता है तभी तो वो खरीदते हैं। नहीं नशा बिकना बंद हो जाए तो खरीदेंगे ही नहीं। नहीं वो नशा खरीदेगा भी ना जी, जो खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए। छोटी मोटी गाँव शहर में चोरियां होती, किसी का गैस का सिलेंडर उठ गया, किसी का वो ढक्कन उठ गया सीवरेज का, किसी का कुछ उठ गया, और किसी का साइकिल उठ लिया, किसी का स्कूटर उठा लिया, वो बेच के उसमें वो ड्रग्स ही लेते हैं। तो पुलिस को इसमें और सतर्क होने की जरूरत है, वरना उनका क्राइम और बढ़ सर मैं जाएगा। वही तो कह रही हूँ कि पुलिस सतर्क है, प्रशासन जब खुद ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो कहाँ से पुलिस सख्त हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है एसपी साहब सुन रहे होंगे, अभी करेंगे जरूर कुछ ना कुछ। सुन रहे होंगे, आपको लग लग रहा है कुछ क्योंकि करेंगे, उसमें आपको ये भी लग रहा दिखाया है। उसको अभी पहले थोड़ी देर चलिए, पहले। बहुत अच्छी बात है अगर अपने चैनल के माध्यम से हम कहीं कुछ रोशनी की किरण ला पाएं कि भाई ना नशा बेचा जाए ना ही खरीदा जाए। ब्रह्मदीप सर, आपसे अब बात करेंगे कि आपने बताया कि भाई किस तरह की साइकोलॉजी होती है उन लोगों की जो ये नशा बेचते हैं, या जो कौन लोग करते हैं ये नशा। आर दे इमोशनली फूल्ड, या किस तरह का कोई उनके फ्लैशबैक में कोई ऐसी मेमोरीज होती हैं जिसे वो हटाने की कोई किस तरह का मानसिकता होती है लोगों। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि कौन लोग नशे का शिकार हो रहे हैं। जी, तो आज के समय में देखने में आ रहा है कि युवा इसका शिकार हो रहे हैं। युवाओं के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि पीयर ग्रुप को देखते हुए कि किसी एक लड़के का दोस्त नशे का शिकार है या नशा कर रहा है, तो शिकार तो जब नज़र आता है जब वो बीमार हो जाता है, जब तक या जब उसको पैसे जगह जगह मांगने पड़ते हैं। जब वो नशा कर रहा है तो शायद वो ऐसा समझते हैं कि नशा कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी विल पावर ज़्यादा है, ये कर रहा है, तो ये कुछ स्टेटस सिंबल वाली बात है। तो अपने पीयर ग्रुप को देखते हुए बहुत से लोग ऐसा शुरू कर देते हैं, तो उनकी खुद की डिसीजन पावर नहीं होती और प्रेशर में आके ऐसा शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार इसलिए बन जाते हैं कि उनकी डिपेंडेंट टाइप पर्सनैलिटी होती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से भी ऐसा करने लगते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी इस प्रकार की होती है। फूल्स तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन ये कहना संभव है कि उनके लिए हम कहें कि वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, वो भावनात्मक शिकार बन जाते हैं नशे का, और उस वजह से ऐसा एक बार आदी हो जाते हैं। और नशा जो भी हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो शराब का हो, चाहे कैप्सूल्स का हो, स्मैक का हो, या किसी भी प्रकार का, हर एक नशे में खास पदार्थ इस प्रकार का रहता है जो कि उसे आदी बना देता है, जिसकी वजह से उसे धीरे धीरे करके वो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। आज अगर वो सपोज हम कहें ए क्वांटिटी ले रहे हैं तो कल उससे 2A लेनी पड़ेगी, या एक महीने बाद 3A लेनी पड़ेगी। धीरे धीरे अडेप्ट करने लगते हैं, टॉलरेंस आ जाती है और उसके आदी बनने लगते हैं।
साथ में इस प्रकार का भी रहता है कि वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं और जब नहीं लें तो उन्हें कुछ खास प्रकार के लक्षण आने लगते हैं जिन्हें हम विड्रॉल सिम्टम्स कह सकते हैं, और उसकी वजह से उन विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए वो नशे का पुनर्प्रयोग करना फिर पड़ता से है। नशा लेते हैं। जी जी, रेशम सिंह जी आपसे पूछना चाहेंगे कि विक्टिम ने ये साफ बताया कि उसे पकड़ा, लेकिन पुलिस ने अपना हिस्सा लेकर उसे छोड़ दिया, क्या कहेंगे? गलत है। जिसने अगर छोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कि उनको जो चाहिए था कि जो इसने जहाँ जो इससे सामान लिया है, जो ड्रग्स उससे पकड़ी है, वो उसने कहाँ से खरीदी और जिसने वो बेची है उसने कहाँ से लाया, क्योंकि वो भी कोई मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। तो वो उसमें पूरी चेन बन सकती थी। अगर किसी भी पुलिस वाले ने जो किया है तो उसमें उसकी इंक्वायरी करके जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नशा तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको किसी भी तरह से नहीं बढ़ने देना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? अगर वो पुलिस महकमे के ही लोग हैं तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? इसमें दो तरह की है जी। एक तो जो पुलिस वाला है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, ही कैन बी डिसमिस्ड, अप टू डिसमिसल उसके खिलाफ है। दूसरा उसके खिलाफ इसी में जो है क्रिमिनल केस भी दर्ज किया सकता है कि वो ही इज आल्सो इन्वॉल्व। अगर उसको छोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो जो है दोनों क्रिमिनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों एक्शन हो सकते हैं। तो देन ही विल हैव टू लूज हिज जॉब आल्सो। लेकिन उसमें जो है उसमें सख्ती वहाँ के लोकल अफसर जो इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट का, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग ये बेचते हैं, जो करनाल से हमारे पास रिपोर्ट आई उसमें हमारे रिपोर्टर से अभी हमने फ़ोन पे बात की, उन्होंने भी ये बताया कि बहुत जो खुली जगह जैसे सदर बाज़ार हो गया वहाँ का, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो क्या इन लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं होता है, या किस तरह की साइकोलॉजी उस समय होती है कि भाई हम बेच लेंगे, हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, या पुलिस तो खुद ही हमसे मिली, हमें कोई पकड़ेगा नहीं? वो क्या सोचते हैं जो इतने खुले वातावरण में और इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में भी ऐसे काम कर जाते हैं? शायद वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि नशा जो है, नशीली चीज़ें हैं वो बहुत स्मॉल दिखती हैं, देखने में बहुत छोटी हैं, बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं है, तो वो इसको इजीली हाइड कर सकते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा ये है कि उन्हें पता है उनका ग्राहक तो फिक्स है, उन्हें जगह जगह ढूंढ के बेचने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है और वो उसे आके लेके जाएगा ही जाएगा, और क्योंकि वो उसके ऊपर मजबूर है लेने में, तो वो शायद वो भी कंप्लेंट नहीं करेगा। इस वजह से उनका डर कम हो जाता है। साथ ही नज़दीक का प्रदेश जो है पंजाब, वहाँ पर नशे का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वहाँ के लोग, जो लोग वहाँ ऐसा करते रहे हैं, वो लोग या तो उनके रिश्तेदार या उनके कोई दोस्त या कभी कभी वो लोग भी यहाँ आकर इस प्रकार की सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि एक बंदे को देखते कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा तो शायद यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, इस वजह से शायद उनका डर कम हो जाता है। और फिर ये नैर्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, जो NDPS एक्ट है, ये इस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी हमें पता नहीं लग पाता कि इसके क्या क्या हार्मफुल एक्शंस या इस पे क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं NDPS में, जिसमें जबकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं, लेकिन पब्लिक को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसकी वजह से इसका डर भी बहुत कम है। चलिए, पानीपत से एक कॉलर इंद्रपाल जी जुड़ गए हमारे साथ। इंद्रपाल जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार जी। जी नमस्कार इंद्रपाल जी, कहिए। मैडम, ये जो हम और आप पुलिस के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं जी, इस दोषारोपण में अगर आप इस डिबेट को वहां ले जाएं कि सरकार कितनी गंभीर है नशे को छुड़वाने के लिए। जी जी, क्योंकि जो अच्छे भले संस्थाएं चल रही थी हरियाणा के अंदर जी, उनको सभी को बंद करने के लिए 2010 में इसी सरकार ने एक एक्ट पारित कर दिया। जी, अगर उस एक्ट के सारे डाटे को पढ़ा जाए तो 30,000 रुपए मंथली दे के भी नशा नहीं छुड़वाया जा सकता। और ये जिस परिवार का बंदा नशेड़ी है वो बिल्कुल अपना नाश करके तब नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचता है, और उसको अगर इतनी पेमेंट देनी आ गई, अब वो एक मरीज है, उसको वैसे ही खा गए हम तो। जी, मैं एक पहले से एडिक्ट बंदा हूँ, 420 इंजेक्शनों का एडिक्ट था मैं 12 साल से, और मेरी 80 से 85 इंजेक्शनों की एवरेज थी। और पानीपत में एक नशा मुक्ति केंद्र के अंदर मैंने नशा छोड़ा है जी। मैंने अलाचारी में तो मेरे से नहीं छूटा था, तो एक टाइम पे मैंने अपना फांसी भी लगा ली थी मरने के लिए कि भाई मेरे से नहीं छूट रहा है जी। अब इस डिबेट को आप इस साइड में ले जा रहे कि भाई पुलिस विभाग पे दोषारोपण कर दो, जी, डॉक्टर साहब से पूछ ले। अगर डॉक्टर साहब
खुद जानते हैं विड्रॉल के अंदर बंदा अपनी जान भी दे सकता है। जी जी जिस टाइम विड्रॉल टाइम में उस बंदे का चलेगा वो बिल्कुल। जान भी दे सकता है। जी और ये तो कुछ एक बंदे हैं, तब एक समाज के अंदर सुधार होगा जी। और गवर्नमेंट पॉजिटिव साइड में चलती हो जी तो ऐसा नहीं है कि ये समाज से सफाया नहीं हो सकता है। जी मगर ये 16 IAS ऑफिसर अम्बाड़ा के अंदर बैठा के एक कमेटी बना दी, भैया रजिस्टर्ड करवाओ और हर 6 महीने के बाद आप CMO को अलग से रिन्यू करवाने के लिए वो लाइसेंस जी पैसा दो, 10-10 हजार रुपए पैसा दो और एक आएगा पैसा। जी। अरे रेड क्रॉस मेडिकल काउंसिल भी रेड क्रॉस को बताने के लिए सारा ड्रामा कर रही है। संस्थाएं इतना बढ़िया काम कर रही थी, मेरी जान बची हुई है, मेरा परिवार बच गया दोबारा इन संस्थाओं के कारण। जी